एक्चुअली टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोल लीजिए या इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बोल लीजिए। पेपर में आता है व्हाट डू यू मीन बाय इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, एक्सप्लेन। इसको समझने से पहले आपको समझना होगा कि फॉर्मल सेक्टर्स क्या है और इनफॉर्मल सेक्टर क्या है। अगर वो समझ गए तो इनफॉर्मलाइजेशन बहुत इजीली तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज फॉर्मल सेक्टर। देखो, फॉर्मल सेक्टर बेसिकली अगर हम डिफाइन करें तो इट रेफर्स टू दोज सेक्टर या इट रेफर्स टू दोज गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हु हायर मोर देन 10 एम्प्लॉइज। समझ में आ रही बात? ऐसे प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर 10 से ज्यादा या एटलीस्ट 10 वर्कर काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल सेक्टर। हिंदी में कहते हैं औपचारिक क्षेत्र। आ रही बात समझ में? लेकिन सिर्फ यहीं तक फॉर्मल सेक्टर लिमिट नहीं है। सिर्फ 10 से ज्यादा वर्कर हायर करना ही फॉर्मल सेक्टर्स को कहना सफिशिएंट नहीं है, इसमें और भी चीजें आती हैं। जो पर्सन फॉर्मल सेक्टर में काम करता है उसको सोशल सिक्योरिटी ऑफ बेनिफिट मिलता है। ठीक है, इन फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स आर एलिजिबल टू गेट सोशल सिक्योरिटी ऑफ बेनिफिट। व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी ऑफ बेनिफिट? सोशल सिक्योरिटी ऑफ बेनिफिट्स लाइक पीएफ हो गया आपका, लाइक आपका ग्रेजुटी हो गया, ठीक है, लाइक आपका जो है पेंशन हो गया, ठीक है, बोनस हो गया। ये सब चीजें आपका सोशल सिक्योरिटी ऑफ, बोनस इज नॉट अ सोशल सिक्योरिटी ऑफ बेनिफिट, बट पीएफ, ग्रेजुटी, पेंशन, ये सब सोशल सिक्योरिटी ऑफ बेनिफिट होता है। ठीक है, पीएफ मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का मतलब ये होता है कि आपके बिहाफ से एम्प्लॉयर आपके लिए कुछ अमाउंट सेव करके रखता है कि आफ्टर रिटायरमेंट या आफ्टर जब आप जॉब छोड़ देते हैं तो एक सिक्योर्ड अमाउंट रहता है आपके लाइफ को सरवाइव करने के लिए, राइट? ठीक है, ग्रेजुटी क्या होता है? जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल से ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉर्मल सेक्टर में आता है तो वो आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? ग्रेजुटी। जैसे टाटा हो गया, अडानी हो गया, रिलायंस हो गया, ये जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है, ये तो या मल्टीनेशनल कंपनीज है या डोमेस्टिक कंपनीज है, बहुत सारे। ये तो ऐसे कंपनीज का नाम लिया मैंने जो कि सभी जानते हैं। ऐसे कम से कम 500 कंपनीज है, ठीक है, जो कि क्या, जिसके अंदर एम्प्लॉय अगर 5 साल से ज्यादा काम करता है तो उसको ग्रेजुटी मिलता है। वो ग्रेजुटी क्या मिलता है? व्हाट इज ग्रेजुटी? तो ग्रेजुटी एक अमाउंट है, जैसे सैलरी क्रेडिट होती है ना, पैसा, तो उसी तरह ग्रेजुटी में आपको पैसा मिलेगा। उसका कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है, वो कैलकुलेशन कंपनी का अलग अलग है। अगर किसी में ग्रेजुटी एक्ट अप्लाइड है तो उसका कैलकुलेशन अलग है, किसी में ग्रेजुटी एक्ट अप्लाइड नहीं है तो उसका कैलकुलेशन क्या है? अलग है। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें कैलकुलेशन नहीं करना। हमें समझना है कि अगर कोई वर्कर्स फॉर्मल सेक्टर में है तो उसको ग्रेजुटी मिलता है, पीएफ मिलता है, पेंशन मिलता है। स्टार्ट क्लियर? ठीक है, 2 चीजें बताया, एक 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करेगा या एटलीस्ट 10, और उसको सोशल सिक्योरिटी ऑफ बेनिफिट मिलेगा, मतलब सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। ठीक है, थर्ड, अगर कोई वर्कर फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है तो वहां पर ट्रेड यूनियन फॉर्म्ड हो सकता है। इन फॉर्मल सेक्टर ट्रेड यूनियन कैन बी फॉर्म्ड। ट्रेड यूनियन क्या होता है? ट्रेड यूनियन एक लेबर का एक यूनियन होता है। ठीक, अगर लेबर को कोई राइट नहीं मिल रहा है या लेबर के साथ कुछ मिसबिहेव किया जा रहा है या उसको मिसगाइड किया जा रहा है तो वहां पर यूनियन आपके लिए खड़ा होता है, नेता जिसको कहते हैं, जो आपके बिहाफ पर वो आपके लिए लड़ता है। तो वो कब पॉसिबल है? फॉर्मल सेक्टर में। समझ में आ रही बात? इनफॉर्मल सेक्टर में मार के भगा देगा, जाओ नहीं कल से मत आइयो, कुछ नहीं कर पाओगे आप। लेकिन फॉर्मल सेक्टर में ऐसा नहीं कर सकता। अगर कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब से निकालता है तो पहले वो नोटिस देगा, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या 15 दिन के लिए या 3 महीने के लिए। वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है। एटलीस्ट कम से कम 1 महीने के लिए तो नोटिस दी जाती है ताकि वो 1 महीने के अंदर दूसरा जॉब वो सर्च कर सके, तो उसको नोटिस दिया जाता है। ऐसे नहीं कि कल से मत आना।
अगर वो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो यहां पर लेबर एक्ट एप्लीकेबल होता है, लेबर लॉ एप्लीकेबल होता है फॉर्मल सेक्टर में। जो श्रम के लिए कोई कानून बना हुआ है तो यहां पर अप्लाइड होता है फॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर में अप्लाइड नहीं होता है। फॉर्मल सेक्टर में लोगों को, वर्कर्स को ज्यादा सैलरी मिलती है एज कंपेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर्स। और आपको एक मतलब डेटा बता रहा हूं, बहुत सॉफ्ट डेटा है कि इंडिया में ओनली, इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, यहां पर मैं बता रहा हूं, इंडिया में एक तो ये मैंने बताया कि इट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज और फॉर्मल बोथ आर सेम, ठीक है। इट इंक्लूड ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट विच हायर 10 और मोर वर्कर। मैंने आपको बताया द वर्कर ऑफ दिस सेक्टर आर इंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी ऑफ बेनिफिट, उनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलता है, सच एज पेंशन ले लो या पीएफ ले लो, समझ में आ रही बात, या ग्रेजुएटी ले लो, ठीक है, ये सब मिलता है, ठीक है। और द वर्कर्स ऑफ दीज सेक्टर्स आर नॉट प्रोटेक्टेड, आर नॉट नहीं होगा, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, आर प्रोटेक्टेड, ठीक है, यहां पर नॉट नहीं होगा, ठीक है। द वर्कर्स ऑफ दीज सेक्टर्स आर प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉ, यहां पर लेबर लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। द वर्कर्स ऑफ दिस सेक्टर आर कॉल्ड एज फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, ऑब्वियसली अगर इन सब में काम कर रहा है तो फॉर्मल सेक्टर वर्कर काम करते हैं। और भी पॉइंट्स है इसमें, और पॉइंट्स क्या है कि दे गेट हायर सैलरी, हायर सैलरी देन इनफॉर्मल सेक्टर, राइट, उसे इनफॉर्मल सेक्टर से ज्यादा सैलरी मिलता है। अरे बात समझ में। और उसके बाद एक सॉफ्ट डेटा या ये है कि इंडिया में ओनली 6% ऑफ टोटल वर्कफोर्स, टोटल वर्कफोर्स अकॉर्डिंग टू डेटा, टोटल वर्कफोर्स का ओनली 6% ही फॉर्मल सेक्टर में है। हर 100 में से सिर्फ 6 लेबर ऐसे हैं जिनको ये बेनिफिट मिलता है, बाकी के 94 वर्कर्स को ये बेनिफिट नहीं मिलता। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा इसको मैं और डिटेल से एक्सप्लेन करूं, तो मैंने बताया था 52.2% तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है। आ रही बात समझ में? तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में तो आपका, चलो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद का बिजनेस, ठीक है, तो उसमें तो आप ओनर ही हो गए। बचा आपका कितना, 48% अराउंड, समझ में आ रही बात। इस 48% में जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी आपका जॉब करने वाला है, तो उसमें से ओनली 6% को ही क्या मिलता है, ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये बहुत, आप कह सकते हैं कि ये शॉकिंग डेटा है इंडिया के लिए कि 94% जो टोटल हमारे इंडिया में जॉब करने वाले हैं, 94% प्रोटेक्टेड ही नहीं है। आज जॉब है, कल को चला गया तो कुछ नहीं है उसके पास, उसको कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। उसके साथ कोई भी कंपनी मिसगाइड करता है, उसको मिसबिहेव करता है उसके साथ, ठीक है, भगा दिया, सैलरी नहीं दी, ठीक है, तो ये सारा चीज है। इनफॉर्मल सेक्टर ठीक इसका अपोजिट होगा। इनफॉर्मल सेक्टर रेफर्स टू दोस्त, ध्यान से सुन लीजिए, इनफॉर्मल को हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक क्षेत्र और फॉर्मल को कहते हैं औपचारिक क्षेत्र। इसको कहते हैं औपचारिक क्षेत्र, औपचारिक क्षेत्र, इसे कहते हैं अनौपचारिक क्षेत्र, इनफॉर्मल को। ये जो आपका है इनफॉर्मल सेक्टर, इसे कहते हैं अनौपचारिक क्षेत्र, ठीक है, या दिस इज ऑल्सो नोन एज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। आ रही बात समझ में? तो वी कैन से दैट
informal sector refers to those private organization which hire less than 10 workers. मैंने एक ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किया, प्राइवेट, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल में है ही नहीं। कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जो लेबर के साथ गलत बिहेव करे। जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर लेबर लॉ एप्लीकेबल होते हैं। सोशल सिक्योरिटी, अगर कोई पियोन का भी जॉब कर रहा है ना तो उसको भी सोशल सिक्योरिटी और बेनिफिट मिलता है। तो इनफॉर्मल सेक्टर सिर्फ किस में है? प्राइवेट सेक्टर में। फॉर्मल किस में है? प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों में। इनफॉर्मल किस में है? सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में। एंड कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? हु हायर लेस देन 10 वर्कर्स। वर्कर्स इन अ फॉर्मल सेक्टर डू नॉट इंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी ऑफ बेनिफिट। जो भी वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है उसको सोशल सिक्योरिटी ऑफ बेनिफिट मतलब पीएफ वगैरह नहीं मिलता है। राइट? दे कैन नॉट फॉर्म ट्रेड यूनियन, वो ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते, उसका कोई लीडर नहीं होता है। ये जो न्यू कॉलोनी में देख रहे हो ना, बहुत सारे दुकान है, बहुत सारे लेबर वहां पर काम कर रहा है। ठीक है, कुछ हो सकते हैं कुछ 10 साल पुराना लेबर हो या कोई नया काम कर रहा हो, डजेंट मैटर। जिस दिन मालिक चाहेगा भगा देगा उसको, कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है उसका, और ना ही उसका कोई पीएफ कट रहा है। चाहे एक लेबर को मैंने देखा है, मतलब 17 साल से तो मैं देख रहा हूं उसको, एक ही दुकान में काम कर रहा है वो, लेकिन उसका कोई पीएफ वीएफ नहीं है। जो सैलरी मिलती है वही मिलती है। ठीक है, कोई ग्रेजुटी नहीं है उसको। समझ में आ रही बात? तो इस कंडीशन में उनको सोशल सिक्योरिटी और बेनिफिट नहीं मिलता। लेबर लॉ भी एप्लीकेबल नहीं होता है वहां पर। ये नहीं कि हाँ भाई एक महीने का टाइम दे रहा हूं तो निकल जाइयो, ऐसे नहीं, कभी भी निकाल सकता है। कोई लेबर लॉ एप्लीकेबल नहीं है। एंड दे आर गेटिंग लेस सैलरी, लोअर सैलरी देन द फॉर्मल सेक्टर। उनको फॉर्मल सेक्टर से कम कम सैलरी मिलता है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि इंडिया का 94%, इसमें होगा नहीं इनफॉर्म, ये देखिए 90, ये गलत है, 94% ऑफ टोटल वर्कफोर्स आर इन द फॉर्मल सेक्टर। समझ में आ रही बात? ठीक है, 94%। तो ये है फॉर्मल और इनफॉर्मल। समझ में आ गया? ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ था, is it necessary to generate employment in the formal sector rather than the informal sector? हिंदी में अगर मैं बोलूं तो ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, क्या औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करना आवश्यक है अनौपचारिक क्षेत्र से अधिक? Is it necessary to generate more employment in the formal sector rather than informal sector? What will your answer? Yes or no? Yes. Obviously yes. Why? Because of the following reasons. In the formal sector, employees are able to get social security of benefit. Right? They can form trade union. They get higher salary from the informal sector. In a formal sector, labor laws are applicable, so that's why they are protected by laws. तो ये सब बेनिफिट है, तो ये नेसेसरी है कि फॉर्मल सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट निकलना चाहिए रादर देन द इनफॉर्मल सेक्टर। समझ में आ रही बात? तो देखो मैंने पढ़ाया क्या आपको, मैंने पढ़ाया फॉर्मल और इनफॉर्मल, लेकिन क्वेश्चन क्या आ गया कि इज इट नेसेसरी टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर रादर देन इनफॉर्मल। ये नहीं आया कि डिफाइन फॉर्मल सेक्टर या डिफरेंशिएट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप सीधा फॉर्मल सेक्टर्स के सारे बेनिफिट लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे दीज बेनिफिट्स आर नॉट अप्लाइड इन द इनफॉर्मल सेक्टर, दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी। समझ में आया? और अब हम बात करते हैं किसके बारे में? इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ये
या इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोल दीजिए, या आप इसको वर्कफोर्स बोल दीजिए। हिंदी में है कार्य बल का अनौपचारिकीकरण। इसको कहते हैं कार्य बल का अनौपचारिकीकरण, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। If we define informalization of workforce, it refers to that situation when number of workers are shifting from the are shifting in the informal sector than the formal sector. राइट मतलब फॉर्मल सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर से वर्कर किस में जा रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर में जा रहा है। औपचारिक क्षेत्र से किस में जा रहा है, अनौपचारिक क्षेत्र में जा रहा है। इसी को कहते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अगर नहीं जाता तो 6% आपका फॉर्मल और 94% इनफॉर्मल नहीं होता। साफ डेटा बता रहा है कि अगर हमारे कंट्री में 94% वर्कर अनौपचारिक क्षेत्र में है, इनफॉर्मल सेक्टर में है, इसका मतलब लोग इसी में तो जा रहे हैं ना। अब क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, क्या रीजन है कि ये आपका जो है इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी फॉर्मल सेक्टर्स हैं, ठीक है, तो वो डिमांड करता है स्किल्ड वर्कर का, एजुकेटेड वर्कर का। तो you can say due to lack of skill, lack of knowledge, right, workers are not eligible to get employment in the formal sector. That's why वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, इनफॉर्मल सेक्टर में। अब मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ स्कूल में, डीपीएस, प्रेसिडियम, जयपुरिया या और भी अदर स्कूल है, लेकिन वहाँ मुझे जॉब नहीं मिला तो मैं किसी ऐसे स्कूल में चला गया जहां पर बस सैलरी मिलता है और कुछ भी नहीं, वो भी बहुत छोटा मोटा। राइट, तो मैं इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरी मजबूरी होगी ना ये, या मेरा सिचुएशन उसमें डाल रहा है। और इंडिया में बहुत ऐसे वर्कर्स हैं, नॉट ओनली इन पर्टिकुलर एरिया, हर एरिया में। समझ में आ रही बात? आपको इंजीनियर तक मिल जाएगा इनफॉर्मल सेक्टर में। ठीक है, टीचर्स तो बहुत है। राइट, उसके बाद और नॉर्मल वर्कर्स, अब जो पढ़े लिखे नहीं, इलिटरेट, अशिक्षित है, उसको कहां से मिलेगा फॉर्मल सेक्टर में, ये बताइए। मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट है ड्यू टू लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ आप कह सकते हैं कि नॉलेज हो गया, स्किल्ड हो गया, एटसेट्रा, इसके कारण। दूसरा है आपका कि फॉर्मल सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, वो कम है, और किसमें, फॉर्मल सेक्टर में, और इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा है। मैं चाह रहा हूं कि मैं क्या कह रहा, बैंक में जॉब ले लूं, ठीक है, अब बैंक में वैकेंसी ही नहीं है। समझ में आ रही बात? तो मैं चला गया किसी ऐसे छोटे मोटे बैंक में जहां पर मुझे सैलरी मिल रही है, बस प्राइवेट बैंक में। ऐसे बहुत सारे ऐसे मैं आपको बता दूं प्राइवेट बैंक है। वैसे देखिए, बैंक के बारे में बात बताऊं तो बहुत सारे नहीं, मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, बहुत कम है ऐसे, लेकिन हां सैलरी बहुत कम मिलता है। वहां पर भी बहुत अनसिस्टमैटिक तरीके से काम होता है। राइट, ऐसे नॉन बैंकिंग कंपनीज के बहुत सारे मैं एम्प्लॉय से मिल चुका हूं। ठीक है, वो भले ही दिखता है बैंकिंग कंपनी, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं होता वहां पर जाकर के। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, क्लियर है? तो दूसरा रीजन हो सकता है कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के जो अवसर है वो कम है, इसीलिए लोगों को मजबूरन किसमें जाना पड़ता है, इनफॉर्मल सेक्टर्स में। तो ये सब रीजन है किसके, इनफॉर्मलाइजेशन के। समझ में आया? तो आपसे क्वेश्चन किस किस टाइप का पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है, बोला तो इट रेफर्स टू दैट सिचुएशंस वेयर नंबर ऑफ वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर आर राइजिंग, बोल दो, ठीक है, देन द फॉर्मल सेक्टर।
इन इंडिया 94% ऑफ टोटल वर्कफोर्स आर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। तो दिस शोज द सिचुएशन ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है, भारत में जब 94% जो है कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में है, तो ये अनौपचारिकरण को ही दर्शाता है। स्टार्ट क्लियर टू ऑल? तो ये ओवरऑल फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया आपका, समझ में आया? तो यहां से 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, जिसको कहते हैं हिंदी में कैजुअलाइजेशन, कैजुअल वर्कर, उसको क्या कहते हैं? हाँ, कार्यबल का अनियमितीकरण। कैजुअलाइजेशन पढ़ाया था आप लोगों को, ये है कैजुअलाइजेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है ये भी। पहले तो कैजुअलाइजेशन से समझने से पहले आपको कैजुअल वर्कर और रेगुलर वर्कर को समझना होगा, जो कि स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था मैंने। कैजुअल वर्कर उसे कहते हैं जिसको डेली बेसिस पे जॉब मिलता है, जिसको डेली बेसिस पे किया जाता है। रेगुलर बेसिस नहीं, डेली बेसिस। आज काम कर रहा हूं तो आज मिला, कल नहीं काम कर रहा हूं तो कल नहीं मिला। ऐसे वर्कर को कहते हैं क्या? कैजुअल वर्कर। या अनियमित नहीं, भाड़े पे मजदूर नहीं कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, वैसे ही भाड़े का, मतलब भाड़े पे भी हो, क्योंकि आपने बताया डेली उन्हें मिल जाता है पैसे। भाड़े का मजदूर ये भी है। हाँ। वो सही कह रही है, लेकिन इसमें दोनों आ जाते हैं। रेगुलर वर्कर भी भाड़े का मजदूर है। सर रेगुलर और डेली में क्या फर्क है? रेगुलर पे होता है, दे गेट वेज ऑन अ डेली बेसिस। डेली मतलब दैनिक रूप से, मतलब आज डेली का जिस दिन काम किया उस दिन उसको वेजेस मिला। और रेगुलर का मतलब होता है कि रेगुलरली मिलता है उसको, मंथली, एवरी मंथ उसको जॉब। हाँ, ये नहीं कि एक दिन छुट्टी कर लिया तो उसको पैसा काट लिया, ऐसा नहीं होता है। एक सेकेंड, हेलो हेलो, ठीक है। तो कैजुअलाइजेशन का भी मतलब यही है कि नंबर ऑफ कैजुअल वर्कर्स आर राइजिंग देन द रेगुलर वर्कर। आपको याद करो, मैंने डेटा बताया था कि रेगुलर वर्कर जो है कैजुअल वर्कर से कम है। समझ में आ रही बात? उसी को कहते हैं कैजुअलाइजेशन। देखिए ना, यहां लिखा होगा, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर इन टोटल वर्कफोर्स टेंड्स टू राइज ओवर टाइम। जो कैजुअली हायर्ड वर्कर है, मतलब जो अनियमित मजदूर है, वो बढ़ता जा रहा है समय के साथ साथ। इवन द स्किल्ड वर्कर्स ऑफ अर्बन एरियाज आर टू स्ट्रगल फॉर रेगुलर जॉब्स ड्यू टू मासिव अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। भारत में इतनी बेरोजगारी है कि बोलता है कोई बात नहीं भाई, पार्ट टाइम जॉब दे दो, या आज काम कर रहा हूं आज जॉब दे दो। इस तरीके से पढ़े लिखे लोग भी। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? रीजन तो देखो, लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ नॉलेज तो है ही है कैजुअलाइजेशन का। दूसरा रीजन पढ़े लिखे लोग भी इसलिए नहीं है क्योंकि जॉब ही नहीं है मार्केट में। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। समझ में आ रही बात? Unemployment reduces the bargaining power of workers, whereas it increase the bargaining power of the employers. जब बेरोजगारी होगा तो भाई एम्प्लॉयर बार्गेनिंग करेगा, इतनी सैलरी दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। राइट? तो ये है कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और यू कैन से कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, कार्यबल का अनियमितीकरण। क्लियर है? ओके। अब लास्ट टॉपिक है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो आप सब जानते हैं बेरोजगारी के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहेंगे? दोज वर्कर्स who are willing and able to do work but they do not get work at the prevailing market price, that is called unemployment. अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत तरीके का होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना? ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बहुत सारे होते हैं। बोलिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? फ्रिक्शनल
फ्रिक्शनल होना चाहिए आई थिंक। हाँ जी, कहाँ किसने ऑन किया था? ठीक है, ये आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये डिसगाइज्ड का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी। समझ में आ रही बात? हिडन डिसगाइज्ड बोथ आर सेम। वैसे बोथ आर सेम नहीं है, हिडन अलग है, बता रहा हूं। व्हेन द नंबर ऑफ engaged वर्कर इज मोर देन द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्कर। जरूरत है 4 श्रमिक की, काम कर रहा है 6, तो इसको कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है, खेती बाड़ी में। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि आपको काम कर रहे हो 8 घंटे का और सैलरी मिल रही है आपको 6 घंटे की, मजबूरी में कर रहे हो। तो दिख रहा है कि सामने वाला बंदा रोजगार उसको मिल रहा है, लेकिन रियल में देखा जाए तो वो बेरोजगार है। 2 घंटे की उसको सैलरी तो मिल ही नहीं रही है। इसको कहते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप जॉब है लेकिन आप ही की इच्छा नहीं है काम करने की, तो इसको कहते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ऐच्छिक बेरोजगारी। Involuntary unemployment refers to that situation where workers are willing and able to do work but they do not get work. उसको कहते हैं involuntary unemployment, अनैच्छिक बेरोजगारी। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है संघर्षात्मक बेरोजगारी। जब एक जॉब छोड़ करके दूसरे जॉब को हम मतलब लेना चाहते हैं, तो उसके बीच में जो ड्यूरेशन होगा, उस ड्यूरेशन में जितने दिन के लिए या एक वीक के लिए, जो भी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए जो अनएम्प्लॉयड होगा, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर कोई तकनीक में परिवर्तन हो गया, उसके कारण बेरोजगार हो गया लोग, जैसे कि चैट जीपीटी, मतलब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज द लेटेस्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजी आने के कारण कई लोग बेरोजगार हो गए, तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ आ रहा है? क्लियर है? अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है, रीजन क्या है? तो रीजन बहुत सारे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। ठीक है, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी इकोनॉमी उस तरीके से बढ़ ही नहीं रही है, तो रोजगार ही पर फिर अवसर नहीं होंगे। दूसरा पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, ये तो सबका ही रीजन है। तीसरा है डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, सब एजुकेशनल सिस्टम में पढ़ रहे हैं और उसको रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। बंदा पढ़ लिख के चला गया, बीए कर लिया, एमबीए कर लिया, आता कुछ नहीं स्किल में, तो क्या ही जॉब मिलेगा उसको। इसीलिए तो जब हम ये प्रोफेशनल कोर्स कराते हैं तो वहां पर प्रैक्टिकल चीजें करवाते हैं उससे। तो ड्यू टू डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम उनको जॉब नहीं मिलता है। उसके बाद फॉल्टी प्लानिंग, हमारे देश का प्लान सही नहीं है। ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, विदेशी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो लेबर की रिक्वायरमेंट उतनी ही कम होगी, इस वजह से। ठीक है, तो ये सब आपका क्या है, कारण है, रीजन। खत्म कैसे कर सकते हैं इसको, रिमीडियल, कैसे बेरोजगारी खत्म होगा? तो एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ जीडीपी, जीडीपी को बढ़ाओ, अपने देश के उत्पादन को बढ़ाओ, प्रोडक्शन को बढ़ाओ, अपने आप खत्म होगा। दूसरा, पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। तीसरा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करो, क्योंकि जो छोटे उद्योग होते हैं ना, वो लेबर इंटेंसिव होते हैं, वो उस उद्योग में श्रम की जरूरत ज्यादा होती है, तो रोजगार भी बढ़ेगा। इसीलिए हमें एनकरेज करना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को। एजुकेशनल सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आजकल जो एजुकेशनल सिस्टम आ रहा है वो स्किल्ड पे आ रहा है। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यही है कि जिसको जिस चीज का इंटरेस्टेड है, वो साइंस वाला को अगर लगता है कि मुझे अकाउंट भी अच्छा लगता है, तो वो अकाउंट भी पढ़ेगा। समझ में आ रही बात? एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एनकरेज, क्यों किसी के अंदर काम करना, खुद का काम करो। ठीक है, तो ये सब जो है इसके क्या है, रेमेडियल्स है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे योजनाएं निकाला है जिससे हम क्या करते हैं, बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं। जैसे कि
प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, मनरेगा, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ये सब देखो लिखा हुआ है। क्लियर है? बस चैप्टर खत्म। आया समझ में? तो इसको नोट्स में भेज दे रहा हूं, अभी भेज देता हूं ग्रुप में।